लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अगर कोई भी पार्टिकल एक भी में बॉक्स के अंदर गति कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसके चारों दोनों तरफ क्या हो, अनंत लंबाई की विभव कूप हो या अनंत लंबाई का कोई भी विभव क्षेत्र है, तो उस कंडीशन में उस अनंत लंबाई के विभव क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल हो तो उसकी गति होती है। तो उसकी गति के अंदर उसके पोटेंशियल की क्या रेंज होती है, या फिर पोटेंशियल किस जगह पर जीरो होगा वो हमने देखा था। साथ ही साथ में वेव फंक्शन का क्या मान होगा, वेव फंक्शन किससे शो किया जाएगा वो निकाला था। तो हमने क्या किया था, जब हमने अनंत गहराई के विभव कूप में कण की गति के लिए ये तरंग फलन ज्ञात किया था, वो तरंग फलन क्या आया था, तरंग फलन साइन एक्स बराबर आया था आपके ए साइन एन पाई एक्स अपॉन, ठीक है। और इसी के साथ हमने इसी फॉर्मूले की सहायता से या फिर इसी फॉर्मूले के आधार के ऊपर जो के बराबर एन पाई एक्स अपॉन ए है, और जो श्रोडिंगर की समीकरण के अंदर हमने जो के की वैल्यू लिखी थी, उन दोनों का कंपैरिजन करके जब हमने एनर्जी निकाली थी कण की ऊर्जा, वो ऊर्जा जो आई थी वो क्या थी, ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2 ये क्या आई थी, उसकी ऊर्जा आई थी। ए इसकी क्या है, कूप की चौड़ाई, विड्थ बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ए चौड़ाई का जो कूप है उसके अंदर कोई भी पार्टिकल अगर गति कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma से दी जाती है, 2ma स्क्वायर से दी जाती है। अब देखो यहां तक हमने ये तो ज्ञात कर लिया, यहाँ पे अब एक चीज और आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये एन होता है ये क्या करता है, ये एन जो होता है ये आपके अलग अलग नोड्स की संख्या को प्रदर्शित करता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अलग अलग एनर्जी लेवल में अगर कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो उस अलग अलग ऊर्जा स्तर में जो पार्टिकल की एनर्जी जो होगी वो किसके रूप में, इस एन अलग अलग ऊर्जा स्तर को इस एन से शो किया जाएगा। जैसे कि मान लो, ठीक है, एन बराबर 1 हो, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3, ठीक है। तो एन बराबर 1 है तो उस कंडीशन में पार्टिकल अगर पहले ऊर्जा स्तर में या शून्य ऊर्जा स्तर में है तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी E1 बराबर क्या कहलाएगी, क्या होगी, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2ma। इसी प्रकार से दूसरे ऊर्जा स्तर में E2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर बराबर 4E1। इसी प्रकार से तीसरे ऊर्जा स्तर में E3 बराबर क्या आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर बराबर आपके क्या आ जाएगा 9e। मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे या चौथे पांचवें ऊर्जा स्तर में जैसे जैसे जाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो एनर्जी का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आप अगर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में अगर आप क्या निकालना चाहोगे, रेशियो निकालना चाहोगे एनर्जी का, तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, 1:9। मतलब विभव कूप के अंदर कोई भी पार्टिकल अगर गति कर रहा है तो उसके अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर या अलग अलग ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा का अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:4:9 के रूप में उसका ऊर्जा का अनुपात दिया जाता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। और एनर्जी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो ई एन बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपन 2ma स्क्वायर। दूसरी चीज ये कि जो वेव फंक्शन के अंदर साइन एक्स बराबर ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, यहाँ पे ये एन जो होता है ये एक तो ऊर्जा स्तर को भी बताता है, दूसरा ये अलग अलग ऊर्जा स्तर में जो नोड्स होते हैं, निष्पंच जो होते हैं, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा तरंग गतिकी के अंदर, जब 11th के अंदर तरंग वाले पार्ट पढ़ा हुआ तो उसमें तो एन जो होता है वो निष्पंद की संख्या को भी बताता है। मतलब जो कोई भी रोक रोक अबे रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अलग अलग ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस एन के ऊपर डिपेंड करेगा। एन को बदलोगे तो ऊर्जा का मान भी बदलेगा। मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और उस एनर्जी का जो मान होता है, अगर हम अलग अलग ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा का रेशियो निकालेंगे, E1 रेशियो E2 रेशियो E3, तो वो किसके बराबर आ जाएगा,
1:4:9 मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले ऊर्जा स्तर के लिए एनर्जी क्या होगी, पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर होगी। वैसे के वैसे आगे वाले ऊर्जा स्तरों के अंदर जैसे जैसे n का मान रखोगे वैसे वैसे वो ऊर्जा भी बदलती जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो ये साथ में n और ये होता है, ये n एक और चीज को पसंद सिद्ध करता बताता है, नोड्स की संख्या को। नोड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे ये जो एक्स को काट रहे होते हैं ना, ये वाले बिंदु, इनको आप नोड्स बोलते हैं। ये नोड्स की संख्या भी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, इस n के द्वारा। और विभव कूप के अंदर जो नोड्स होते हैं वो किसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, n-1। ये जो n-1 संख्या जो होती है वो क्या करती है, विभव कूप में किसको प्रदर्शित करती है, निष्पन्द बोल सकते हो हिंदी में, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, नोट्स बोल सकते हो। नोट्स की संख्या को व्यक्त करती है, ठीक है ना। ये होगी आप लोगों के इसके अंदर नोट्स की संख्या होगी। अब देखो इसके अंदर कि जब नोट्स की संख्या पता चल गई और साथ में वेव फंक्शन भी पता चल गया, एनर्जी भी पता चल गई, पर इस वेव फंक्शन के अंदर अभी भी एक चीज याद करनी बाकी रह गई है, वो है आप लोगों के ए का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। मतलब किस समय पे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की 1 होगी, जब आप लोगों को ए का मान मालूम होगा। ए का मान नहीं मालूम है तो उस कंडीशन में आप कभी भी क्या नहीं ज्ञात कर सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 कौन सी कंडीशन में होगी। प्रोबेबिलिटी 1 ज्ञात करनी है तो उसके लिए ए का मान भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी ए को क्या बोलते हो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। एक कांस्टेंट होता है उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, प्रसामान्यीकरण नियतांक बोला जाता है, क्योंकि ए का मान जो प्राप्त होता है ना, उसी कंडीशन में क्या होता है, इनका जो हम आयतन समाकलन करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी का या इस वेव फंक्शन के परिमाण का आयतन समाकलन करते हैं, तो ही 1 आएगा। कौन से कंडीशन में 1 आएगा, जब हमें ए का मान मालूम होगा। इस वजह से ए को क्या बोला जाता है, प्रसामान्यीकरण नियतांक बोला जाता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट करेंगे या प्रसामान्यीकरण करेंगे, तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण में अब देखो प्रसामान्यीकरण की परिभाषा से तो हम क्या जानते हैं कि परिभाषा से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई dx किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है 1 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में पीछे क्या आ जाता है, dv आ जाता है। dv लिख सकते हो या d टॉ लिखते हो, बात वही की वही होती है। कहीं उसमें जो आयतन समाकलन उसमें इसको d टॉस लिखते हैं, dv और d टॉ में कोई नहीं है, दोनों किसको व्यक्त करते हैं, आयतन समाकलन को व्यक्त करते हैं। अब देखो साइन का मान मालूम है क्या है, a sin n pi x अपॉन a, और ये वैलिड ओनली वो कौन सी कंडीशन के अंदर, कहां तक के लिए, 0 से लेके a तक के लिए वैलिड है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि अगर हम 0 से माइनस इनफाइनाइट से 0 जाए और प्लस के a से लेके इनफाइनाइट तक जाए, तो दोनों ही कंडीशन में वेव फंक्शन का मान क्या है, 0 है। तो अगर अपन यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखेंगे तो इस कंडीशन के अंदर आपको मालूम है कि वेव फंक्शन दो जगह पे 0 होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम इसको 0 से a तक की लिमिट में लिखे या फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की लिमिट में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे वाली लिमिट में और पीछे वाली लिमिट में वेव फंक्शन तो क्या हो जाएगा, 0 तो होना ही है। तो अब देखो यहाँ पे मान रखोगे वेव फंक्शन का, ये माइनस के इनफाइनाइट से इनफाइनाइट a का स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ गया, a स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स सरल समीका कौन सी लगेगी, इसमें cos 2x वाली लगेगी। cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है। तो यहाँ से आप लोगों को मालूम है साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 वाली सरल समीका लगेगी। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आप लोगों के, a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनफाइनाइट से
इनफाइनाइट 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर अपॉन 2 पोस्टर में क्या आएगा एक्स माइनस ए अपॉन 2n पाई इंटू साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए इंटू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इक्वल टू 1। देखो साइन की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर आप लिमिट चेंज कर दे, इस माइनस इनफाइनाइट की जगह पे अपन यहाँ पे क्या कर दे, 0 से a कर दे, इसको भी 0 से a कर दे, क्योंकि वेव फंक्शन ओनली फॉर वैलिड है 0 से a के बीच का। कौन सा वाला वेव फंक्शन, ये a sin n पाई x वाला वैलिड ओनली फॉर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है। और दूसरी चीज अगर आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो उस कंडीशन में भी साइन क्या होगा आप लोगों के, 0 ही होगा। तो आप अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो भी साइन 0, और यहाँ पे a रखोगे तो साइन क्या आ जाएगा, 2n पाई के रूप में। तो आपको मालूम है n पाई, साइन के अंदर जब भी आप क्या रखते हो, साइन n पाई रखोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। मतलब 0 के ऊपर भी साइन 0, पाई के ऊपर भी 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, पाई वाली कंडीशन में साइन हमेशा 0। तो इसके अंदर ये टर्म वो क्या होगी, 0। ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्या आ जाएगा 1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपके √2 अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया। जब आपको ए की वैल्यू प्राप्त पता चल गई तो उस कंडीशन में अब आप क्या लिख सकते हो, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन भी लिख सकते हो। तो यहां से आप क्या करोगे, तो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, √2 अपॉन ए साइन n पाई एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के प्रसामान्यीकृत तरंग फलन हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √2 अपॉन ए साइन n पाई एक्स अपॉन ए। अब देखो ये चीज मिल गई, वेव फंक्शन भी पता चल गया। अब बचा मोमेंटम ज्ञात करना। तो मोमेंटम को ज्ञात करना इससे भी सरल, क्योंकि एनर्जी जो होती है आपको मालूम हो तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है, मोमेंटम का फंक्शन होती है। गतिज ऊर्जा किसका फंक्शन होती है, गतिज ऊर्जा संवेग का फलन होती है। और हमने जो एनर्जी ज्ञात की थी वो पार्टिकल गतिशील अवस्था में होता है तो उसकी एनर्जी ज्ञात की थी। स्थिर अवस्था में क्योंकि पोटेंशियल तो पहले से हट गया, क्योंकि उसका मान तो उस जगह पे क्या है, 0 है। तो आप लोगों को मालूम हो तो ये एनर्जी जो हम ई एन बराबर हम ज्ञात कर रहे थे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2n ए स्क्वायर, ये इसकी कौन सी एनर्जी है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि इस एनर्जी, इस वाली एनर्जी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्या है, 0। मतलब Vx का मान क्या है, 0। तो उस कंडीशन में ओनली फॉर टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और दूसरी चीज ये मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल का फंक्शन होती है। तो आप ई एन बराबर क्या लिखोगे, ई स्क्वायर अपॉन 2n लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये पी किसके बराबर आ जाएगा, पी बराबर √2m ई आएगा, यही आएगा। ठीक है, जब p बराबर √2m ई आ गया तो इसको एक और रूप में क्या कर सकते हो, इस p स्क्वायर के मान के अंदर 2m इंटू ई एन का मान रख दो। ई एन का मान कितना है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, 2m से 2m गया तो p बराबर क्या आ गया, n पाई एच कट अपॉन ए। मतलब अगर आपको अलग अलग एनर्जी लेवल में मोमेंटम भी ज्ञात करना है तो किसका मान मालूम होना चाहिए, n का मान मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। और देखो एक चीज और, इसके अंदर एक चीज और ये है कि जैसे आप एनर्जी लेवल के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर आप जाते हो तो एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो इसमें 0 पॉइंट एनर्जी कौन सी होगी, मतलब मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कौन सी होगी। तो मूल ऊर्जा स्तर के अंदर एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी। मूल ऊर्जा स्तर में एनर्जी 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आप n का मान 0 रखोगे
तो n का मान 0 रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, बॉक्स के अंदर है ही नहीं। लेकिन अपन को पढ़ना किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर ही एनर्जी पढ़नी है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो n बराबर 1 होता है उसके अपन एनर्जी E1 बराबर क्या आती है आपके पाई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपन टू एन ए स्क्वायर। इसी ऊर्जा को क्या बोला जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी। इसी को क्या बोला जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी। क्योंकि n बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन में पार्टिकल क्या हो जाएगा, एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं मिल रही है उस जगह पर, इसका मतलब पार्टिकल उस जगह पे है ही नहीं। पार्टिकल मतलब एनर्जी, पार्टिकल किसी प्रकार की एनर्जी के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब उस जगह पे पार्टिकल है नहीं, तभी तो उसके एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बता रहे। एनर्जी 0 इसलिए आ रही है। अगर पार्टिकल उस जगह पे होता तो कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होती, लेकिन वहां पे काइनेटिक एनर्जी n बराबर 0 पे आ रही है। n बराबर 0 पे 0 आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल उस ऊर्जा स्तर या फिर आप ये कह सकते हो उस बॉक्स में नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी मिनिमम एनर्जी जो होगी वो कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से ऊर्जा स्तर n बराबर 1 के ऊपर जो उसकी एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और इसी ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर को क्या बोला जाएगा, मूल ऊर्जा स्तर। ये आपको समझना है, ठीक है। देखो नोड्स का डायग्राम मतलब पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे अधिकतम होगी उसके लिए जो डायग्राम होता है, ये तो वेव फंक्शन का होता है। उस वेव फंक्शन के अंदर जो एन होता है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, उस पार्टिकल के नोड्स को व्यक्त करते हैं। तो जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, n-1 होते हैं। तो जैसे कि मान लो कि n की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर किसी जगह पर भी उसके जो वेव फंक्शन होगा उसका मान किसी जगह पर भी मिनिमम नहीं होगा। मतलब उस वेव उस जैसे डायग्राम के अंदर देखोगे ना नोड्स है ना, तो कहीं पे भी उसकी वैल्यू जो है मिनिमम नहीं होगी, वेव फंक्शन की साइन का मान मैक्सिमम रहेगा। लेकिन एन का मान अगर नोड्स का मान n-1 के अंदर कुछ आ रहा है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, तो जगह 2-3 जगह के ऊपर काटेगा। देखो कैसे काटेगा वो यहाँ पे पता चलेगा डायग्राम के अंदर। अब देखो दो तरीके के डायग्राम होंगे, एक तो किसका होगा, साइन एक्स का होगा, और एक किसका होगा, टी का, मतलब साइन एक्स का मोड का होल स्क्वायर, इसका डायग्राम होगा। अब देखो जब आप n बराबर 1 रख रहे हो तो उस कंडीशन में निष्पन्द या नोड की संख्या जो होती है वो क्या होती है, होती है आपकी n-1। मतलब जिस अक्ष के ऊपर आप वेव फंक्शन बना रहे हो ना उस अक्ष के ऊपर वो कितने बिंदुओं के ऊपर टच कर रहा है, जितनी बार कट करता है वो उसके क्या कहलाते हैं, निष्पन्द कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। अब देखो जब n बराबर 1 है तो नोड्स की संख्या कितनी होती है, n-1। मतलब ये यहाँ से यहाँ पर, मतलब इस अक्ष के ऊपर वो किसी जगह पे नहीं काटेगा। और दूसरे जो ये सेंट्रल नोड्स होते हैं ये वाले, इनको कभी भी नोट्स के रूप में काउंट नहीं किया जाता। ऐसे तो बोलोगे तो ये तो एक और ये दो दो नोट्स हो गए, पर जो इन दीवारों के ऊपर होते हैं विभव कूप की, उन दीवारों के ऊपर जो नोट्स होते हैं, जो पॉइंट होते हैं कट बिंदु, उनको कभी भी नोट्स नहीं बोलते, ठीक है ना। दूसरा ये n बराबर 2, तो n बराबर 2 मतलब टोटल कितना नोट्स होने चाहिए आप लोगों के पास, तो एक नोट तो होगा ही होगा। मतलब वो किसी एक जगह पे इसके अंदर कट करेगा ही करेगा। ये 0 से a है, चौड़ाई है, ठीक है ना। 0 से a, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये एक जगह पे यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। अब क्या है, n बराबर 3 कितनी बार कट करेगा, 2 बार, क्योंकि n-1 यहाँ पे नोट्स की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 बार कट करना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है लेक्चरशिप के अंदर हर बार कि नोट्स की संख्या ज्ञात करो। कोई भी एक वेव फंक्शन दे देता है
और 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि कोई भी पार्टिकल है जिसके वेव फंक्शन को शो किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो अगर वो अपने अक्ष के ऊपर ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उसके नोड्स की संख्या बताइए। तो नोड्स की संख्या के लिए क्वेश्चन के अंदर दिए हुए तो ऑप्शन n, n-1, n-1 का होल स्क्वायर, n-1, n/2, तो उसमें आंसर क्या होगा? 1 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन लेक्चरशिप के अंदर पूछा हुआ है। निष्पन्न बोलो या नोट्स की संख्या बोलो। हाँ, ये जिस जगह पे ये आता है ना मिनिमम होता है, यहाँ पे ये 0 वैल्यू हो जाती है, ये वाले नोट्स होते हैं इसके, ठीक है ना। अब देखो ये तो क्या है, sin 3x, sin 2x, तो ये sin 1x, मतलब मूल ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर के अलग अलग वेव फंक्शन जो होंगे वो इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो इनके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्ञात करनी है। तो अब देखो यहाँ पे तो इसका मान तो क्या होगा, यही आएगा, ठीक है। पर अब देखो इसमें क्या होगा, माइनस वाला है, माइनस वाला भी किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स किसका, इसी का क्या है, इसी साइन एक्स का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो इस वजह से ये इसी तरीके से रहेगा। लेकिन पॉजिटिव वाले में आप इधर नेगेटिव वाला देख लो, पॉजिटिव वाले में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाला क्या है वो वापिस क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये अब देखोगे ना तो ये यहाँ से ऐसे बन रहा है और ये यहाँ से झुकते हुए फिर ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 थी वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 होगी, इसलिए ग्राफ देखिएगा नीचे से झुक के फिर ऊपर बढ़ रहा है। 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ से देखोगे नीचे से झुक के ऊपर बढ़ने का कारण ये होता है कि जहां पे साइन 1/2 होता है वहां पे साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 है उस जगह पे साइन स्क्वायर वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1/4 होगी। इस वजह से ग्राफ देखोगे जो अक्ष है जिस अक्ष से ये ऑसिलेशन कर रहा है ऊपर नीचे, उसके नीचे से झुकते हुए क्या होगा बढ़ेगा, एकदम से नहीं, इस तरीके से नहीं बढ़ेगा। अब देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इस तरीके से आएगा, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मोड लिया है हमने और मोड हमेशा नेगेटिव को भी किसमें चेंज कर देता है पॉजिटिव में, लेकिन स्क्वायर है तो भी ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। वैसे के वैसे वैसे इस तीसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, ये n/1, ये n/2, ये n/3, इसके लिए भी क्या आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। अब इन तीनों में आप देखोगे, इन तीनों में देखोगे पार्टिकल के सबसे अधिकतम पाए जाने की जगह कौन सी होगी, एक तो ये वाली, दूसरे वाले में या तो यहाँ पे पाया जा सकता है या तो यहाँ पे पाया जा सकता है, तीसरे वाले में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड जिस जगह पे मैक्सिमम होता है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हमेशा सबसे अधिकतम वहीं पर होती है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है।